अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। हम ऑपोजिशन में होते हैं तो हम रियासती मशीनरी को धमकियां देते हैं, हम हुकूमतों में होते हैं तो हमें लगता है कि सड़कें बंद करने वाले मुल्क दुश्मन होते हैं। हम ऑपोजिशन में सरकारी अफसरान को कहते हैं कि तुम पर जमीन तंग कर देंगे। हम हुकूमतों में होते हैं तो हमें ऐसा कहने वाले रिट चैलेंज करते नजर आते हैं। अजीब है ना हम। जाने तारीख हमको किस लक़ब से याद करेगी, और पता नहीं तारीख हमें याद करने का तकल्लुफ करेगी भी या नहीं। खैर, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। राना सनाउल्लाह इस धमकी आमेज गुफ्तगू करने वालों की फहरिस्त में एक नया इजाफा है। इससे कबल भी लिस्ट तवील है जिसमें अब के वजीर मुशीर भी आते हैं। दूसरी तरफ तब्दीली की दावेदार हुकूमत जब कुछ नहीं बदल सकती तो शायद खिफ़्फ़त मिटाने के लिए वज़रा के कलमदान बदल देती है। साइंस वालों को बोलने का फन दिया जाता है, बोलने वालों को साइंस की निगरानी। तवानाई वाले मूड फ्रेश करने के लिए इक्तिसादी उमूर देखते हैं और इक्तिसादी उमूर वाले कुछ और। अवाम पूछते हैं कि जब एक मिनिस्टर एक वजारत ना चला सका वो दूसरी कैसे चलाएगा। मुल्क को 3 साल में चौथा वजीर खजाना मुबारक हो। तरीन साहिब भी अब वजारत की दूसरी इनिंग्स खेलेंगे और अपना विजन वहीं से जारी करेंगे जहां पीपल्स पार्टी के दौर में मुनक़ता किया था शायद। बहरहाल तरीन साहिब ने आते ही साबका पॉलिसीज़ के शानदार होने के बयानिए से हवा निकाल दी है। इन्हीं तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद है, की नुमाइंदगी कर रहे हैं रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब, मुस्लिम लीग नून से अली परवेज़ मलिक साहब, रुकन कौमी असम्बली हमारे साथ हैं। नवाब तैमूर तालपुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, सूबाई वज़ीर इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आगाज़ वहाँ से करेंगे जहाँ से मैंने अपने इब्तिदाइये का आगाज़ किया, और इस पर जाने से पहले राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से क्या कहा गया जिस पर फवाद चौधरी साहब को भी कहना पड़ा, सुनिएगा। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। कमिश्नर लाहौर साहब, आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है, आपने सर्विस भी करनी है। इसलिए आपको ये चाहिए था कि आप इस गैर कानूनी अमल के आगे दीवार बनते और इसे बजा लाने से इनकार करते। जब आप हमारे घरों तक पहुंचेंगे तो फिर उसका रद्द अमल जो है वो फिर सिर्फ सियासी एहतजाज नहीं होगा। फवाद चौधरी साहब, वजीर इंफॉर्मेशन की जानिब से आज क्या कहा गया, ये भी सुनिएगा। हमने ये फैसला किया है कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ टेररिज्म का और मुतलका कवानीन का पर्चा होगा। किसी शख्स को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो हमारे सरकारी अफसरान के बीवी बच्चों को धमकियां दे, वो उनको ये कहे कि हम आपने भी यहाँ रहना है, हमने भी यहाँ रहना है, चाहे वो राना सनाउल्लाह हो चाहे कोई और बच्चा बलूंगड़ा हो PMLN का। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अली परवेज़ मलिक साहब, जो कुछ आप हुकूमत में थे आपके साथ हो रहा था, आज आप लोगों का भी वही तरीका, कुछ जस्टिफिकेशन है इस गुफ्तगू की जो राना सनाउल्लाह साहब ने की या एहसन इकबाल साहब ने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा, आज अपने प्रोग्राम के अंदर याद किया। मुझे खुशी होती अगर आप इमरान खान साहब ने जो तकरीरें कंटेनर के ऊपर खड़े होके हमारे पुलिस अफसरान के बारे में की थी और किस तरह से डराना धमकाने का एक सिलसिला 120 दिन के लिए जो जारी रहा था, अगर उसकी भी चंद झलकियां दिखा देते ताकि हमारी कौम को ये पता चलता कि ये रिवायत कहाँ से शुरू हुई है। जस्टिफाई कर लेते मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अनफॉर्चुनेट है हम जिस दोहराए के ऊपर आके खड़े हो गए हैं, पर इसकी रिवायत कहाँ से डली थी वो भी आपके ऊपर लाजिम था कि आप दिखाती कि मतलब है मुस्लिम लीग नून के सियासत में पीर इमरान खान साहब है। मैं अर्ज, अब मेरी अगर आप बात नहीं, अब आपने जो बात की नहीं, मैंने आपसे कहा है कि अनफॉर्चुनेट है कि इस किस्म की गुफ्तगू और इस किस्म के स्टेज के ऊपर हम आ गए हैं, पर मैंने साथ साथ आपसे ये गुजारिश की कि जिसने ये बीज बोया था उसको भी तो माशाल्लाह इस सारी चीज का क्रेडिट दे देते हैं ना, उसकी भी तो एक झलक दिखा देते कि जब उसने खुद पुलिस अफसरों को फांसी देनी थी, उसने अपने हाथों से, उसने किस तरह से PTV की बिल्डिंग के ऊपर धावा बोला, सुप्रीम कोर्ट की वहां पे बिल्डिंग के ऊपर कपड़े सुखाए, तो ये सारी चीजें अगर दिखा देती तो बेहतर होता, लोगों को एक बेहतर पर्सपेक्टिव पता। रियासत को लगा कि उनकी रिट चैलेंज हुई है। मैं आपका सवाल पहले वाला दे दूं, उसके बाद दूसरे पे आ जाता हूं। आप तो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं ना, मैंने पूछा। बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं, यही वो वजह है जिसके लिए हम बार बार आपको कहते थे कि जी रियासत के इदारों को सियासत के अंदर मुलव्वस मत करें, रियासत के इदारों को अपनी पसंद नापसंद को इम्पोज करने के लिए इस्तेमाल ना करें। इसीलिए हम आपको कहते थे कि अपने मुखालफीन की जुबान बंदी के लिए उनके ऊपर हीरोइन ना डालें। इसीलिए हम आपको कहते थे कि DG FIA को बुला के वक्त का
वजीर आजम ये मत कहे कि जाओ जाके मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केस बनाओ। जब आपका रवैया इस किस्म का होगा तो ये सारी की सारी लड़ाइयां सियासी नहीं रहेंगी, जाती लड़ाइयों की शक्ल के अंदर आगे आ जाएंगी। और अनफॉर्चुनेट है ये वो चीज, ये वो झलक आज राना सनाउल्लाह की तकरीर के अंदर आपको नजर आई है। गुजारिश इस तरह से है, जिस मामले के ऊपर उन्होंने ये बात की है, एक सेकंड के लिए उसको भी तो जरा इवैल्यूएट कर लेना कि उन्होंने क्यों कहा। ये जो मामला आगे आया है, मियां नवाज शरीफ साहब का घर जो आप जानती हैं रायवंड के अंदर, जाती उमरा के अंदर 30-32 साल से उनके कब्जे के अंदर है। आप जानती हैं ये जो राना सनाउल्लाह साहब जो मतलब जो उनकी रजिस्ट्री है, उसकी मलकियत उनके पास है, वहां पे उनके घर बने हुए। कब्जा कहती ना, आपने भी कब्जा कहा तो मैंने कहा पोजेशन, चलें अंग्रेजी के अंदर पोजेशन के अंदर उनके कानूनी मिल्कियत रखते हैं। जी बिल्कुल, रजिस्ट्रियां मौजूद हैं, इंतकाल चढ़े हुए हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने जिस तरफ इशारा किया वो ये है कि चीफ सेक्रेटरी साहब की ईमा के ऊपर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को यरगमाल बनाया गया। उनको यरगमाल बना के 30-30 साल पुराने जो उनके घर के इंतकाल थे, जो उनसे पहले जिनके पास मालिकाना हकूक थे, उनके इंतकाल तोड़े गए ताकि सब्सिक्वेंट सारे इंतकाल जो हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। और उसके बाद बुलडोजर ला के, कंटेनर ला के इस किस्म का माहौल बनाया गया कि हम रातों रात उनके घर जाके तोड़ेंगे। अदालत जाएं, कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास जाएं ना। अगर आपके साथ आयशा, अगर आपने उस पूरी स्टोरी को यकीनन फॉलो भी किया होगा, हमने उसका कानूनी कोर्स ही अडॉप्ट किया है। हम वो सारे अपने मुकदमात के जो अपने केसेस थे, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अदालत के अंदर ही गए और अदालत ने स्टे दिया है। उसके बावजूद ये रात को जब उनके घर तोड़ने के लिए मशीनरी मूव करेंगे तो नफरतें और वहां पे टेम्परेचर्स इसी तरह बॉयल करते हुए आपको नजर आएंगे। तो राना सनाउल्लाह साहब ने जिस चीज की तरफ इशारा किया है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप कानून के अमल के ऊपर तो चलें, पर अगर आप यहां पे किसी के घर को तोड़ने के लिए, अपने आका को खुश करने के लिए कोई गैर कानूनी काम करेंगे तो उसकी वजह से जो नुकसान होगा वो इस चीज से कहीं ज्यादा बुरा होगा। तो गुजारिश ये कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आयशा मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं वो ये हमें समझने की जरूरत है कि हम इस मुल्क के अंदर सियासत को किस डगर के ऊपर लेके आ गए हैं कि अब हम अपने मुखालिफिन के घर गिराने के ऊपर आ गए हैं और उसकी नफरतें आज हमारी नस्लों के अंदर ट्रांजिशन करती हुई नजर आती हैं। वेरी ट्रू, मगर क्या क़यादतें समझती हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब कहिएगा, एहसास होता है जो आप लोगों ने कल किया इंतहाई गलत था और रियासत को आप लोगों ने चैलेंज करना सबको सिखाया है? जी सॉरी मैं आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करता, इससे कि आप सिर्फ वो तकरीरें दिखा रही हैं जिसको एक कॉन्टेक्स्ट में से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान कर रहे हैं। मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट बयान कर देता हूँ और फिर देखिए, पहली चीज ये, जो स्टेट इदारे हैं वो स्टेट के हैं, वो स्टेट के इदारे हैं, ठीक है, उनको स्टेट का काम करना है। अगर वो स्टेट इदारे जो हैं वो प्राइवेट आर्मी बन जाएं, जिन साहब की कहका आ रही थी उनके आसिफ जरदारी साहब के या नवाज शरीफ साहब के या इमरान खान साहब के, तो उनको जो है ये कहा जा सकता है कि जो बात आप कर रहे हैं वो गलत है। अगर गुल्लू भट्ट को ला के जो कुछ गुल्लू भट्ट साहब ने कर रहे थे वहाँ और पुलिस की निगरानी में हो रहा था, तो उसके बाद पुलिस को सराहा नहीं जा सकता, पुलिस के लिए यही जबान इस्तेमाल की जाएगी। जहाँ तक अली परवेज और मैं टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट की बुनियाद पे कहते हुए, लेकिन बात यह कि सबसे पहले अगर उन्हें तारीख याद करानी है तो सुप्रीम कोर्ट पे जो तारिक अजीज मरहूम साहब का हमला था PMLN के साथियों को, पहले उसका भी जिक्र कर लेते। अगर उनको और ईंट से ईंट बजाने वाली बात करनी थी और टेन्योर की बात करनी थी तो आसिफ जरदारी साहब की तकरीर उसकी भी बात कर लेते। तब तो मैं कहता कि अली परवेज मलिक साहब जो हैं वो सच्चे इंसान हैं, हिम्मत वाले इंसान हैं, तारीख को जानते हैं। इस वक्त तो शायद तहरीक इंसाफ का वजूद भी नहीं था जब कुछ इनमें से कुछ वाकयात हुए, और उससे पहले जो और वाकयात हुए, अगर मैं तारीख में दोहराता जाऊँ कि किसने किस वक्त क्या बात कही थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तकरीर भी देख लें, और जो कुछ का एक तकरीर कही जाती है, कुछ लोग डिनाई करते हैं उसको कि यहाँ हम वहाँ तुम की बात, कि जिसकी वजह से शेख मुजीबुर रहमान साहब पूरे मुकम्मल पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं बन सके। ये पाकिस्तान की तारीख का आज का हिस्सा नहीं है, पुराना हिस्सा है। ये बात असूली तौर पे जो आप कह रही हैं, मैं उसकी तायीद करने को तैयार हूँ, हर जगह तायीद करने को तैयार हूँ कि ये चीज़ें रियासत के अंदर नहीं होनी चाहिए जहां सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट आर थ्रेटेंड।
चाहे वो मेरी पार्टी से कोई करे या किसी और पार्टी से करे, दोनों सूरत हाल में ये चीज गलत है। लेकिन आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीजों को नहीं कोट किया जाए। नकवी साहब, जब आप एग्री कर रहे हैं तो ये गलत कैसे है? अगर ऑपोजिशन में आप लोग जी, मैंने आपको बताया, आपने आउट ऑफ कंटेक्स्ट वो तकरीरें मेरे कारकुनों को मैं लटका दूंगा, आईजी देखना मैं आया तो मैं क्या करूंगा, तो उस वक्त ये ठीक था क्या? हाँ, अगर हम कोई रूल, अगर हम पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, अगर हम पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं और उसके ऊपर आके कोई पुलिस हम पे तशद्दुद करेगी तो हम उसका जवाब देंगे। हम अपनी लॉफुल राइट्स में रहते हुए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर डेमोक्रेसी अगर कोई एक्शन कर रहे हैं और हमें उस पर अमल नहीं करने दिया जाए और हमें नाजायज दबाव पे लाया जाए और वो पुलिस जो है वो स्टेट का अहलकार ना बने, बल्कि किसी सियासी पार्टी का अहलकार बन जाए, तो वो उसके साथ हमें जवाब दूंगा। मैं तालपुर साहब आपकी तरफ आऊंगी। सर, मैं ये सवाल करना चाह रही थी कि हमारे इदारे इस जगह पर हो ही क्यों कि वो कानून से हटकर बात हो। कानून के इदारे को तो सिर्फ कानून की जबान में बात करनी है ना, ये तो परसेप्शन है। फिर ये पहले जवाब दे दें, अजहर बलोच की माफी पर माफी क्यों होती है? अजहर बलोच की माफी पे माफी क्यों हो रही है? चले तालपुर साहब इसका भी जवाब देंगे। राना सना मुकदमे के उन पर इदराज की बात की फवाद चौधरी साहब ने आज ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है जिस पर हम बात कर रहे हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स माजी में भी रहे हैं। आपकी क्या राय है कि क्या वाकई दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है राना सनाउल्लाह साहब पर? जरदारी साहब का स्टेटमेंट भी सुना देना आयशा, जहां आपने बाकी का सबका सुनाया। जी जी, निकलवाइए, वो भी सुनवाइए इनको। अच्छा, वो भी निकलवाते मतलब आप लोग कहें कि हमें ये सुनने को दोबारा ना मिले, मगर आप बार बार ये सब सुनना चाहते हैं और कौम को भी सुनाना चाहते हैं। माजरत तालपुर साहब कहिए। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जो ये कर सकते ये कर चुके हैं। इनका पहला साल बहुत पावरफुल था, इनको लाने वाले इनके साथ मजबूती से खड़े हुए थे। अब तो वो भी उनसे तंग है, जिस तरह के इनके वोटर इनसे तंग है, जिस तरह इनके सपोर्टर्स इनके तंग हैं, जिस तरह इनके एमपीएस एमएनएस इनके बारे में बातें करते हैं, कितने छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, कितने नून लीग में जाने का शौक रखते हैं। आज इनके केपीके से एक एडवाइजर और 2 स्पेशल असिस्टेंट ने इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने भी राहें अलग कर ली हैं। ये शायद सब चीजें आप देखेंगे तो इनके अब फर्क नहीं पड़ता। जो ये कर सकते असद अली जरदारी साहब के साथ इन लोगों ने किया, नवाज शरीफ के साथ किया, अदी फरियाल टालपुर साहिबा के साथ किया, खुर्शीद शाह साहब के साथ अभी तक कर रहे हैं, सल्ला साहब के साथ जो कर सकते थे करते रहे, और कितने केसेस लगाएंगे। तो अब मेरे ख्याल से इनका वो टाइम गुजर चुका है। अब सिर्फ ये गीदड़ धमकियां दे सकते हैं, ये देते रहें। ऐलान खान सिर्फ और सिर्फ ऐलान कर सकता है, झूठे वादे कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। अवाम समझ गई है इन चंदा चोर, खैरात चोर और ज़कात चोरों को, जो कि हस्पतालों के नाम पर, शौकत शानम के नाम पर पैसे लेकर अपनी जेबों में डालकर और इस्तेमाल करते रहे। अब ये अस्पतालों को दरमियान में डाला। देखिए, लाना पड़ेगा, मुझे हकीकत बोलनी पड़ेगी। पूरी पाकिस्तान को पता है कि शौकत खानम के थ्रू जो पैसे आए वो पॉलिटिकल मींस और वेज के लिए इस्तेमाल हुए, जिसकी वजह से आज तक ये लोग अपने अकाउंट छुपाकर बैठे हुए थे। कितने साल तक ये कोर्ट्स में केस लड़ते वो बहस है जिसका कोई नतीजा नहीं। 5 साल आप लोगों की हुकूमत थी, अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई सबूत था तो आप लोगों को उस वक्त इस बात को पूछना चाहिए था। आपके बाद 5 साल नून लीग की हुकूमत रही, अगर कोई ऐसा मामला और सबूत था आप लोगों को पूछना चाहिए था। It's a fact. They were in the court from कितने अरबों रुपए तो उन्होंने कोर्ट में इंटरनेशनली ऑडिटेड अकाउंट्स हैं। तैमूर, दुश्मनी में इतने आगे नहीं बढ़ो कि मुल्क के अच्छे इदारों को तबाह कर दो। शौकत खानम इज डूइंग अ ह्यूमन सर्विस, उसके ऊपर एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बैठा हुआ है। आप इमरान खान को कह कुछ कहें, आप सियासत को एक अच्छे इदारे के काम, मैं LRBT पे कमेंट करूं, ये करूं, ये अच्छी बात नहीं है। ये बिलो द बेल्ट बात कर रहे हो तुम, ये अच्छी बात नहीं है। शौकत खानम को ना कहो, आप हमें कुछ भी कहते रहे। शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, उसके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं। एक मुल्क में 3 अस्पताल चला रहा है एक इदारा, आप उस इदारे को बदनाम करने की कोशिश ना करें। इट इज ठीक है, सच तो सुन लो फिरदौस, सच सुन लो। देखिए आयशा, आप एक चीज जरा नोटिस करें, हर साल रमजान के अंदर इमरान खान सिंध का दौरा करता है, सखर जाता है, कभी हैदराबाद जाता है, कभी थरपारकर जाता है, कभी कराची आता है, रमजान में खसूसन। क्यों? ताकि वही ज़कात का
भीख मांगे, आके वही पैसे मांगे। हर साल ये होता है। साहब ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, वो कल अरबों के मंसूबों का ऐलान करके आए सक्खर में 446 अरब के मंसूबों का। आपका तो हाथ बटा रहा है विफाक सूबे में, और आप कितनी बड़ी बात कर रहे हैं कि मुसलमान ज़कात जो निकालते हैं वो पहली रमजान को निकालते हैं, और शौकत खानम ज़कात के पैसे मांगती है तो रमजान में भी मांगेगा ना, मुहर्रम में तो नहीं मांगेगा। क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? क्या आज दिन में भी, रमजान में भी तुम वही काम कर रहे हो जो रात को कर रहे हो? थोड़ा उम्र से भी शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मेरे ख्याल से आप लोग पर्सनल कमेंट्स नहीं करें, गुफ्तगू पर आ जाएं, पर्सनल कमेंट्स नहीं करें। देखिए आयशा, बात सुने, आप बात कर रही हैं इनके पैकेजेस की, तो 1100 का पैकेज बिल का पहले आया था, वो कहाँ गया? 164 का आया था, वो कहाँ गया? 1100 का नहीं था, उसमें साढ़े कितना तुम्हारा कितना हिस्सा था? ये नहीं कहो कि नकवी साहब, फिर आप लोग की आपस में बहस शुरू हो जाएगी इस तरह। अच्छा, पैकेज से मुतमईन नहीं है जो वो कह रहे हैं, और ये ऐलान खान का ऐलान भी किया गया है सिंध हुकूमत की तरफ से कि वो कह रहे हैं सिर्फ ऐलानात हो रहे हैं, उनको मिल कुछ नहीं रहा है। देखिए, ऐलान की बात नहीं है, बात यह है कि आपने आके पहले हैदराबाद में यूनिवर्सिटी का ऐलान किया था, आज तक उसका चार्टर ही नहीं बना। दरवाजे, खिड़कियां और उसको तो आप छोड़ ही दें। इन्होंने थर में जाके 1 अरब का पैकेज का डील किया था कि हम आपको मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट्स देंगे। इनके एमपीएस वहां से रो रहे हैं कि आज तक हमें एक भी मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट नहीं मिला। इन लोगों ने जितने ऐलान किए सिर्फ झूठ बोला है, क्योंकि वही कहा ये ज़कात में से भी अल्लाह माफ करे तो नज़रुल्लाह खान साहब उसमें से भी खाते हैं, ये खैरात के पैसे से भी खाते हैं, ये उनका सियासी इस्तेमाल करते हैं। सर शौकत खाना में इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, मैं अब आपकी ठीक है, मैं अब जो सवाल मैंने रखा था मैं उसी को बात को आगे लेकर अली आपके पास आऊंगी। फवाद चौधरी साहब की जानिब से कहा गया है कि मुकदमा दर्ज किया जाएगा दहशतगर्दी का, तो क्या नून लीग अब इस मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार है? अगर इसी तरह के बयान, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं आप इससे भी आगे जाकर अब रिस्पॉन्ड करेंगे। देखें, बात इस तरह से है कि अगर वो अपने मुखालिफिन के ऊपर हेरोइन डाल चुके हैं और हम उन मुकदमों का सामना कर चुके हैं, तो ये तो कोई मुकदमा नहीं हुआ। मैंने आपसे गुजारिश की, यकीनन जब फवाद चौधरी साहब राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए जाएंगे तो वो यकीनन अपने वजीर आजम साहब के खिलाफ भी तो मुकदमे दर्ज कराएंगे ना, जो कंटेनर के ऊपर वो गुफ्तगू करते थे, जब वो IG को तड़ियां लगाते थे, जब वो वहां पे इस्लामाबाद में SP को डराते धमकाते थे, जब वो PTV। जी, नकवी साहब का पॉइंट नहीं सुना? नकवी साहब के पॉइंट की तो ना मुझे सर समझ आया ना पैर समझ आया। उन्होंने कहा 2 negatives will not make a right, और उसके बाद खुद लेके चले गए हमें सुप्रीम कोर्ट के जो हमला हुआ था उस केस के ऊपर। तो माशाल्लाह वो क्या पॉइंट प्रूव करना चाह रहे थे मुझे तो समझ नहीं आई। जहां तक सुप्रीम कोर्ट हमले की जो केस थी बिल्कुल वो गलत था। इनसे पूछें आज जो इनके इत्तेहादी इनके साथ पंजाब की हुकूमत बटा के बैठे हुए हैं, उनका रोल उस हमले के अंदर क्या था? अगर ये इतने गैरतमंद और असूल पसंद हैं तो सबसे पहले तो उनको अपने से अलहदा करें ना, क्योंकि उनको तो पहले ही पंजाब का ये डाकू कहते थे। उसके बाद मियां मुनीर साहब, तारिक अजीज साहब, बाकी सब लोग जो उस हमले के अंदर मास्टरमाइंड थे, वो आज किन सफ़ों के अंदर बैठे हैं? यहां पे आके मोरालिटीज का लेक्चर देना और हमें बताना कि जी कि 2 negatives will not make a right, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि आज ये हुकूमत के अंदर बैठे हुए तो इनकी अपनी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है? उसके बाद मैंने तो आपसे फिर भी आयशा कहा कि अफसोसनाक है इस मुल्क की सियासत को आज के जो कम ज़र्फ और बदकिस्मत हुक्मरान जिस मौके के ऊपर लेके आ गए। और मैं दुआ गो हूं कि अच्छे लोग, चाहे वो PTI की अपनी सफ़ों के अंदर हो, चाहे पार्लियामेंट के अंदर और पार्टीज के अंदर मौजूद हो, वो हिम्मत करें यकजुई के साथ इन नालायकों को जिन्होंने रमज़ान के अंदर लोगों की इफ्तारियां करना मुश्किल कर दी है। आज नींबू जो है 500 रुपए किलो मिल रहा है, जो हर घर के अंदर इफ्तारी के टाइम पे स्कंजबीन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। आज जो वहां पे आपने चीनी के साथ जो लोग यूटिलिटी स्टोर के बाहर खड़े होकर 2-2 किलोमीटर 1-1 किलोमीटर की कतार के अंदर बना के 2 किलो जाके चीनी लेने के ऊपर मजबूर है, शिनाख्ती कार्ड अपना दे के, तो वो इन नालायकों को अगर कोई भी इनके कटहरे में लाके खड़ा करेगा, इनसे इनका हिसाब पूछेगा, इनको कटहरे में खड़ा करेगा, तो हम उनके साथ होंगे। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं, हमें अच्छी सियासत को, कॉम्पिटेंट लोगों को आगे लाने की जरूरत है। उसके लिए मैं यही दुआ कहूं कि अच्छे लोग आगे हैं और इन नालायकों से छुटकारा हासिल करें। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं। जो सवाल अली उठा रहे हैं यहाँ पर शमीम साहब के पास जाएंगे और जानने की कोशिश करके हुकूमत की तरफ से तब्दीलियां की गई और कहा गया है कि सूरत और हालात बेहतर, कॉम्पिटिटिव टीम लाए हैं। इस ब्रेक के बाद
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले अली परवेज मलिक साहब की जानिब से सवाल उठाया गया कि इस वक्त अवाम किस मुश्किल से गुजरा। हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ी वजारतों में तब्दीली की गई है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, माशी आशारी आप लोग बार बार कहते हैं बहुत अच्छे हैं, अवाम मुतमईन बिल्कुल नहीं, और नजर आता है कि आप लोग भी नहीं। पीपल्स पार्टी जो शौकत तरीन से हफीज शेख पर आई थी, आप हफीज शेख से होते हुए शौकत तरीन साहब तक आ गए। लगता है कि कुछ संभाल पाएंगे अब आप? पहले मुझे अगर इजाजत दें जी जी, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, आजकल करेलों का भाव क्या है? करेले सस्ते हैं या महंगे? दिसंबर की सब्जी मार्च में खरीदोगे तो महंगी तो जो लीमू है ना, जो लीमू है ना, उसके लिए लोग लीमू जो है वो सर्दी की फसल है, वो माल्टे के साथ आती है। अब तुम अगर लीमू की फसल लोगे, ये वही हाल है कि तुमने शोर मचाया था टमाटर 400 रुपए, तो उस वक्त वाह भी करते जब टमाटर 10 रुपए किलो था। ये बहुत कमाल कर दिया हुकूमत ने, इसी जमाने में किया है। अभी सिंध का काश्तकार हो रहा है कि सिंध हुकूमत को टमाटर की कीमत तय करनी चाहिए। 300 रुपए दर्जन आपने केले खरीदे चाट के लिए, 10 रुपए के अंदर टमाटर बिक रहा है, कर दो। ये तो पब्लिक को बेवकूफ बनाने का क्या तुमने ठेका लिया है? और अगर चीनी महंगी हो तो नमक डालिए की बात तो करो। वाकई चीनी तो नहीं मिलनी वैसे। फिरदौस शमीम मैं संजीदगी से बात कर रहा हूँ, मैं इनको बता रहा हूँ। डॉन अखबार पढ़े और कुछ शर्म खाएं, वो लाइनें देख के जो लोग भाई आप शर्म खाएं, तो मैंने आपको बता दिया ना, वो आपको शर्म खानी चाहिए कि आपका झूठा बैठा हुआ है लंदन में, कौम से झूठ बोल के, क्या वो जेल तोड़ के गया था? जेल तोड़ के गया था? क्या इसके बेटे और औलाद सारे के सारे जो अपने उनकी हालत इतना क्यों बिगाड़ी थी? इतना अगर फिक्र थी तो मुझे बताइए ना, उस वक्त किसकी कस्टडी के अंदर था जब उसकी सेहत के ये मामलात हुए थे? उसके ऊपर भी तो कोई जवाब दो, वजीर को बाहर निकालो, डॉक्टर फैसल सुल्तान से पूछो, मेरे से आके क्या टीवी पे पूछ रहे हो? बेदर्दी से इस कौम को लूटा है, उसमें शर्म आप कीजिए, मुझे शर्म करने की जरूरत नहीं है। ठीक कह रहे हैं, आपको नहीं शर्म आएगी कि लोग 300 रुपए दर्जन केले खरीदें? आपको नहीं शर्म आएगी कि चीनी 110 रुपए किलो हो जाए? आपको नहीं शर्म आएगी कि जो आज नींबू है वो 500 रुपए किलो? हम करेंगे अपनी इफ्तारी कर लें, उसके अलावा कोई और बात ना करें। अच्छा फिरदौस साहब, मैंने जो वजारतों में तब्दीली हुई कि क्या अब माशी सूरत हाल बेहतर होगी? वही वजीर आपके पास है जो पीपल्स पार्टी के पास थे, जिन पर आप तनकीद करते रहे। देखिए, पहली चीज ये है, मैं समझता हूं कि हर आदमी की एक एक्सपर्टीज होती है और एक होते हैं आइडियोलॉजिकल पीपल कि जो एक पार्टी के साथ जुड़ के चल रहे होते हैं। शौकत तरीन को एज अ आइडियोलॉजिकल पर्सन नहीं लिया गया, एक उनकी नॉलेज बेस के लिहाज से एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट लिया गया है। शायद पीपल्स पार्टी के भी वो कभी बुनियादी मेंबर नहीं थे। जब वो पीपल्स पार्टी में थे, पीपल्स पार्टी ने भी उनको एज अ टेक्नोलॉजिकल एज अ सपोर्ट मेंबर लिया था, एज अ टेक्नोक्रेट लिया था। हफीज शेख साहब का भी यही स्टेटस है। इस चीज के अंदर ये कह देना कि हर आदमी जो है उसको सिर्फ लेके आएंगे कि जो कि पीटीआई की आइडियोलॉजी पे रोज अव्वल से हो और उसका हो, ये दुरुस्त नहीं है। इस मुल्क की तरक्की के लिए हर पाकिस्तानी को इस्तेमाल करना चाहिए। हुकूमत वक्त का ताल्लुक यह है कि बेहतरीन दिमाग जो है अपने साथ लेके चले, और अगर इवन अक्रॉस पार्टी लाइंस भी किसी को समझती है कि इस आदमी में सलाहियत है तो उसकी सलाहियत का भरपूर फायदा उठाए। इससे कि हमारा काम जो है मुल्क को तरक्की देना है, अपनी पार्टी के लोगों को तरक्की देना नहीं है। मुल्क को सही रास्ते और डगर पे चलाना हमारा फर्ज है। आपने खुद कहा कि कुछ टेक्नोक्रेट हैं या सपोर्ट के लिए लोग लिए जाते हैं और कुछ सियासी साथ आइडियोलॉजिकली लोग जुड़े होते हैं। अब शाह महमूद कुरैशी ने एक पार्टी छोड़ी, दूसरी पार्टी ज्वाइन की और वो इलेक्टेड मेंबर है, उनका मामला सेपरेट है। हफीज शेख और शौकत तरीन की बात करूं तो हफीज शेख ने पीपल्स पार्टी के साथ आखिरी 3 साल गुजारे, मगर आपके साथ 2 साल भी पूरे नहीं कर सके। शौकत तरीन साहब ने 1.25 साल गुजारा, मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ कितना वक्त गुजारेंगे। मसला यह है कि जो गैर सियासी लोग या टेक्नोक्रेट्स हैं, उन्होंने कल को लोगों में नहीं जाना है। सवाल इसलिए उठता है कि कारकर्दगी पर सवाल हो रहा है, मजाक बन गया है हुकूमत की जानिब से इतनी तब्दीलियां कि म्यूजिकल चेयर कहा जा रहा है। 8 लोग हैं वो यूं करके घुमा दिए गए हैं। फवाद चौधरी साहब कुछ अरसा वजीर इत्तलात, फिर वजीर साइंस, फिर वजीर इत्तलात। सर एक्सपर्टीज किसकी है, किस में है? आयशा, मैं सिर्फ आपसे ये चीज कह रहा हूं ना, ये लोग हैं आइडियोलॉजिकल। शिबली फराज, फवाद चौधरी साहब पहले इंफॉर्मेशन थे, शिबली फराज को ट्राई किया। बर्नआउट फैक्टर्स भी होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इज द टफेस्ट मिनिस्ट्री इन दिस गवर्नमेंट।
अगर आप देखा जाए जितना इसके ऊपर ताबड़तोड़ तरीके से, जिस तरीके से ऑपोजिशन, पीडीएम और ये सब चलता है, मैं आपको जो बात कह रहा हूं कि फवाद चौधरी साहब दोबारा आए तो इट इज अ रीइन्फॉर्मेशन, ही इज अ वेरी केपेबल कॉम्पिटेंट पर्सन। मैं तो उनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गो के वो लॉयर है, कॉम्पिटेंट थे तो हटाए क्यों गए? उमर अयूब और खुसरो बख्तियार गए नहीं, माजी की सब हुकूमतों में रह चुके और आपके पास भी 2-2, 3-3 वजारतें बदल चुके। जी मैं ये समझता हूं कि जो फ्यूचर परमानेंट है वो है वजीर आजम। वक्त स्टॉप सेट वजीर आजम इमरान खान, कुछ भी गलत हो तो उनको पूछा जाए, फिर कल को किसी वजारत को पूछने की जरूरत तो बिल्कुल भी किसी जी अगर देखिए हमारे यहाँ और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसले में क्या कहा गया है कि कैबिनेट का मतलब है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए जब से सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आई है हर वजारत को अपना फैसला कैबिनेट में लाना पड़ता है और कैबिनेट के बाद जो इंटरप्रिटेशन, जब तक आइन तब्दील नहीं होगा। मैं इस बात से वैसे एग्री नहीं करता जाती तौर पे कि हर फैसला जो है किसी नौयत का भी हो वो कैबिनेट के अंदर आए। मैं समझता हूँ मिनिस्टर्स शुड बी एम्पावर्ड, लेकिन उसमें आइन के अंदर तरमीम लाने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को जो आई है लीगल, उसको एड्रेस किया जाए। यस, Cabinet is collectively responsible and Prime Minister as being the head of the cabinet is answerable for what the cabinet does. नकवी साहब, वजारतों में चौथी बड़ी उखाड़ पिछाड़ है, ये अज खुद नाकामी का इतराफ नहीं? हमने तो कहा 6 महीने बात करेंगे। हमारे वजीर आजम ने अपना स्टाइल ऑफ गवर्नेंस Day 1 डिफाइन कर दिया था। मैं हर 6 महीने पे इवेल्युएट करूंगा। दुरुस्त। तो अगर 5 साल हैं तो 10 साल 10 तबादले चेंज हो सकती हैं, वो उनका डिस्क्रिशन है। दिस वाज हिज डिफाइंड फार्मूला ऑफ अगले 2 साल में 4-6 बार और तब्दीली होगी। अच्छा फार्मूला है सर, हो सकती है। आपको कोई एतराज है? नहीं सर, बिल्कुल हमारा स्टाइल ऑफ सवाल ये उठता है कि किसी भी मिनिस्टर को कब सवाल किया जा सकता है कि उसकी मिनिस्ट्री में काम नहीं हो रहा? वजारत रेलवे के अंदर जो हालात है, 3 मिनिस्टर बदल चुके हैं, तो आप किसी को भी सवाल कर सकते हैं, क्योंकि सबने पीछे पे डाल देनी है, ये मेरे से पहले हुआ था, ये पिछली हुकूमत में हुआ था, ये पिछले वजीर ने किया था। नहीं, वो नहीं कोई किसी, देखिए जो पीटीआई की गवर्नमेंट का मिनिस्टर है वो पीटीआई ही की गवर्नमेंट के जो इश्यूज हैं उस पर आएगी, उसका क्रेडिट भी मिलेगा, माजी का भी मिलेगा, मुस्तकबिल का भी मिलेगा। तो ये तो बैगेज है या ये अवार्ड है, ये साथ तो लेके चलेंगे। मैं इसको मजबूरी तौर पर कह लूं कि तमाम मिनिस्टर्स ही ब्रिलियंट हैं, सुपर परफॉर्मेंस है और बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, और इस वक्त पाकिस्तान जो है बेस्ट, सब वजीर अच्छे ना, कोई वजीर तो नहीं हटाए गए। What I have not said, please don't say. I never called anyone brilliant. मैं सिर्फ रिजल्ट्स को देखता हूं, ब्रिलियंस रिजल्ट में नजर आती है। मुराद सईद इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, सानिया निश्तर इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, अब्दुल अमीन असलम इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, मैं उनकी तारीफ करूंगा। हाउसिंग में जबरदस्त काम हुआ है, जो हाउसिंग का काम हुआ है पाकिस्तान की तारीख में गरीब की दस्तरस में इससे पहले कभी मकान नहीं आया था जो अब आया है। पाकिस्तान की तारीख में एक वक्त में इतने 2 बड़े डैम बनने शुरू नहीं हुए। पाकिस्तान की तारीख में टूरिज्म कभी इतनी प्रमोट नहीं हुई जितनी इस तारीख में हुई, इस जमाने में हुई है। पाकिस्तान में कोविड को जिस तरह हैंडल किया है फैसल सुल्तान को और उससे पहले जफर को, दोनों को क्रेडिट दिया जाता है, एनसीओसी को भी दिया जाता है। मैं तो वजीरों की बात कर रही हूं कि जो तब्दील हो रहे हैं क्या वो कारकर्दगी की बुनियाद पर या किस बुनियाद पर? नहीं, आप सिर्फ उनकी बात करें, मैं अच्छे वालों की भी बात करूं। तब्दीली हक है, हम तो तब्दीली सरकार है, हम तब्दीली करने में कोई मसला कोई समझते हैं। जिनको मसला आता है, जो मरूसी सियासत के यकीन करने वाले हैं, जिनको सिर्फ बादशाहत पे यकीन है, जो पर्चियों के ऊपर अपने चेयरमैन बनाते हैं, उनसे पूछे ना। ठीक है, हमसे क्या पूछ रही है? हम तो तब्दीली का नारा लेके आते हैं, हम तो कहते हैं तब्दील करेंगे, बार-बार करेंगे। मैं तो मईशत और आम बनने की बात करी, उसकी जेब पर क्या असर पड़ा है। तालपुर साहब, पीपल्स पार्टी के पास थे हफीज शेख और शौकत तरीन, तो उनको अपना कहती थी, इनके पास हैं तो अब वो पता नहीं इनके हैं कि नहीं। मतलब है वो ना आपके हैं ना उनके हैं, ये पार्क हो जाते हैं आप जमातों के पास आकर। आप लोग मुतमईन थे इनसे? तैमूर साहब, गालबन आपका माइक म्यूट है, आवाज नहीं आ रही हमें। मैं कह रहा हूं जी, जितने भी हमारे
गंदे अंडे थे ना, हमने सब सफाई के लिए भेज दिए पीटीआई को, जरा वॉशिंग मशीन में साफ कर दें। यही शौकत तरीन साहब थे जिनके लिए इमरान खान ने कहा था कि इसने मुल्क की मईशत का खाना खराब कर दिया है। ठीक है ना, अभी रिकॉर्डिंग आपको सुना दूं। अब हमारे यहाँ उन्होंने खाना खराब कर दिया, यहाँ पे खाना बेहतर कर देंगे, शायद कट अच्छा देते होंगे मेरे ख्याल से खान साहब को। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमने इनको गिफ्ट कर दिए। हफीज शेख साहब हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमने इनको गिफ्ट कर दिए। फहमीदा मिर्जा साहब हमारी पीपल्स पार्टी की, हमने इनको गिफ्ट कर दिया। फवाद चौधरी साहब हमारे पीपल्स पार्टी के, हमने इनको गिफ्ट कर दिए। हमारे फिरदौस आशिक अवान साहबा हमारा गिफ्ट, हमने इनको गिफ्ट कर दिया। हलीम आदिल शेख था, 150 पार्टियां घूम के आ गए हैं। तो ये सब ना इनके पास बड़ा सूट करते हैं, इनको देखो ना, दे सूट देयर पर्सनालिटी। अगर आप चाहती हैं कि बेहतर गवर्नेंस हो, मुल्क की बेहतरी हो और मईशत सही जगह पे जाए, तो आपको सबसे करप्ट और नाअहल तरीन वजीर आजम को हटाना होगा। जब तक आप वो नहीं करेंगे तो कोई बेहतरी नहीं आनी। वो कल आए, वहाँ बंडल आइलैंड की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं हमने एनओसीज के ऊपर जारी किया, अब आप इन्वेस्टमेंट वहां नहीं आने दे रहे। आपको हुकूमत की कारकर्दगी नहीं लगती है, बट आप हुकूमत के खिलाफ अच्छी ऑपोजिशन भी साबित नहीं होते हैं, तो आप लोगों की अहलियत भी तो सवालिया निशान है। आयशा साहिबा, हमने तो एनओसी दे दी थी बंडल आइलैंड के लिए, और हमने कहा था कि सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करें, सिंध की बेहतरी काम करें। पर इन लोगों ने बदकिस्मती की बात की कि फिर अपनी जेबें बनाने का सोचा हुआ था। मल्टीनेशनल कंपनी से इन लोगों ने बात करती थी, सेलिंग द आइलैंड टू समवन एल्स, जिसपे पूरे सिंध की आवाम सरापा एहतजाज आ गई, चाहे नेशनलिस्ट हो, चाहे डेमोक्रेटिक पार्टीज हो, चाहे कोई भी हो, वो सब रोड पे रास्ते पे आ गए इनके खिलाफ। और मजबूरन हमने जब देखा कि वाकई उन्होंने जो हमने लॉ बनाया था उसको पूरा उल्टा करके पेश कर दिया, अपनी जेबें भरने के लिए, अपने एटीएम्स को ज्यादा खुश करने के लिए, क्योंकि बड़ा मेन एटीएम था उनको तो इसने छोड़ दिया। अब इनको नए नए जहाज मिल गए घूमने फिरने के लिए, तो नए एटीएम्स का भी तो इनको जेबें भरनी है, वो कैसे भरेंगे? ये तो तरीकेकार है भरने का। तो हम आज भी इस बंडल आइलैंड पे काम करने को तैयार है, पर सिंध हुकूमत खुद काम करेगी, इन नाहल और कटरों के साथ नहीं करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। सवाल उठ रहा था कि अगर हुकूमत की तरफ नाअहली दिखती है जो कि अपोजिशन उठाती, तो अपोजिशन कितनी अहल है? अली साहब, आपसे सवाल ये है कि आप लोग तो अपने मामलात में उलझे हुए हैं। अभी जैसे तैमूर तालपुर की जानिब से भी बात की गई, शहबाज शरीफ की रिहाई पर वो कहते हैं कोई डील हो रही है। आप लोगों के अपने मसाइल इतने बने हुए हैं कि आप शायद एक अच्छी अपोजिशन भी नहीं बन पा रहे हैं। देखें आयशा, उस पे आने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा गिला करता जाऊं। आपने वहाँ पे खामखा नकवी साहब से पूछा कि जी आप लोगों की एक्सपर्टीज़ भी नहीं होती, उसके बावजूद उनको वजारतों के अंदर ले आते हैं, तो ये बिल्कुल नामुनासिब बात थी। आप मुझे बताएं, वो चीनी चोरी की जो GIT रिपोर्ट बनी थी, उसके अंदर जहांगीर तरीन साहब के बाद दूसरा बड़ा नाम कौन सा था? वो खुसरो बख्तियार साहब का नहीं था? तो आज माशाल्लाह इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री, जिसने शुगर की इंडस्ट्री को सारा रेगुलेट करना है, उसका कौन मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया? खुसरो बख्तियार साहब को नहीं बना दिया गया। तो इमरान खान साहब ने हमें बताया था कि जो चीनी चोरी की रिपोर्ट जो बनी है, जो चीनी चोरी का मामला है, उसके अंदर 100 अरब रुपए की तकरीबन डाका मारा गया था आवाम की जेब के ऊपर, और आज उसकी माशाल्लाह कप्तानी जो है खुसरो बख्तियार साहब खुद करेंगे, और इसी तरह वो चोरों की इंडस्ट्री जो फले फूलेगी। तो माशाल्लाह इसके ऊपर भी नकवी साहब को मुबारकबाद दे दें। अब जहां तक आपने शहबाज शरीफ साहब की बेल के मामले की बात की कि जी हम डील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो अगली दफा जरा काइंडली इनसे ये भी पूछ के बता दीजिएगा कि हम डील किसके साथ कर रहे हैं। हमने तो जो अदालत के अंदर बयानिया अपना पेश किया है, वो सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि शहबाज शरीफ साहब एक 70 साल के आदमी हैं, वो एक कैंसर सर्वाइवर हैं। आपने उनको कस्टडी में रख के जो भी तफ्तीश करनी थी उसके मुताबिक आपने करके रेफरेंस फाइल कर दिया हुआ है। तो हमने तो सिर्फ गुजारिश ये की थी कि अब बेल उनका राइट बनता है। हम इंशाल्लाह इस केस को अदालत के अंदर कंटेस्ट भी करेंगे और माशाल्लाह इसको मंतकी अंजाम तक भी लेके जाएंगे। तो यहाँ पे डील की कहां से गुफ्तगू या कहां से बात अराइज होगी, मेरी तो समझ से बालातर है। इंशाल्लाह ये सारे के सारे केसेस का हम जब मुकाबला करेंगे और अपने आप को वहां से जस्टिफाई करके विंडिकेट करके जब बाहर आएंगे, तो इनको खुद इनकी जो इल्जामों का और पगड़ी उछालने का जवाब मिल जाएगा। तालपुर साहब, पीपल्स पार्टी ने बहुत बार कहा है उनको डील लगता है, ये सब आप लोगों को डील क्यों लगता है? क्योंकि आप तमाम दोनों जमातों से जो लोग अंदर गए वो करीबन बाहर भी आए हैं, तो फिर या तो डील दोनों तरफ है। देखिए, बात यह है कि हुआ क्या, कैसे हुआ, हिस्ट्री सारी आपके सामने पड़ी हुई है। आप इल्जाम लगाते हैं कभी पीपल्स पार्टी करप्ट है, कभी आप इल्जाम लगाते हैं नून लीग कवर है, कभी आप कहते हैं ANP करप्ट है। तो आप अगर जरा स्टैटिस्टिक्स बैठ के देखेंगे तो जितनी करप्शन और जितनी नाअहली इन 3 साल में हुई, पिछले 70 साल में नहीं हुई है। 70 साल का खसारा 23 ट्रिलियन, और आज इन 3 साल के बाद 43 ट्रिलियन। कौन करप्ट था? नून लीग करप्ट थी, पीपल्स पार्टी करप्ट थी। कौन डील, किसको डील बनाने की जरूरत है? डील बनाने की जरूरत अभी नकवी साहब को है
क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि मेरे पीछे शहबाज शरीफ ने पुलिस भेजी थी, तो मैंने जो है 20 फुट की दीवार फलांग दी थी। तो खान साहब तो फिर से फलांग जाएंगे, फिरदौस को 2.5 फुट की दीवार की मुश्किल जा सके मेरे ख्याल से। तो इनको जरा सा सोचना चाहिए अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में, अपने रस्तों को सही करें। आप अभी कह रहे हैं कि आप फलाने आपके फेवरेट्स हैं, आपने कहा जफर मिर्जा साहब बड़ा अच्छा काम करें। जफर मिर्जा साहब पे तो इनकी अपनी पार्टी ने इल्जाम लगाया था कि इन्होंने हेल्थ के डिपार्टमेंट में सारी सबसे बड़ी चोरियां की थी, मास्क सारे उन्होंने चोरी किए थे। याद कर उन्होंने फिरदौस भाई को भी थोड़ा हिस्सा दिया था, क्योंकि एक टाइम पर फिरदौस बहुत सच बोला करते थे। चले उनसे पूछ लेते हैं, मेरे पास टाइम कम रह गया है। मैं ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये बड़ा ऐसा साहब एक बार मेरे भाई ने कहा था कि इमरान खान को शर्म आनी चाहिए, उसके इनको हटा के लीडर ऑपोजिशन से हटा के हलीम आदिल जैसे एक आदमी को सीट पे बैठा दिया। तो अब मेरे ख्याल से इन्होंने उसके बाद सच बोलना छोड़ दिया। मैं समझता हूँ अभी भी फिरदौस भाई को सच बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए, और अभी भी जो इमरान खान के काले करतूत आप खोल के बताएं। ठीक है जी नकवी साहब, माफिया कौन कौन और कहाँ कहाँ? वजीर आजम तो पंजाब से सिंध जा रहे हैं, सवाल फिर आप लोगों पर उठते हैं। भाई बात सारी है बीबी, पहले देखो ना कि बोल क्या रहा है। 13 साल से हुकूमत कर रहे हैं, कोई आज तक वो, अगर मैं शुरू हो जाऊं एक एक मौजू पे, बसों पे शुरू हो जाऊं, नासिर हुसैन शाह 10,000 बसें आई, सिफर। उवैस शाह पिछले साल वादा किया जुलाई में कि अगस्त तक 2,000 बसें आ रही हैं, आई सिफर बसें। अभी ये 11,000 का पैकेज कह रहे हैं, उससे पहले लड़ रहे थे कि वफाक का पैकेज नहीं है, ये सिंध का पैकेज है। वो 1100 नहीं दे रहे, हम 800 दे रहे हैं। अरे भाई आपने कौन सा डिलीवर कर दिया? अगर वफाक की बात कर रहे हो, वफाक तो बता देगी, लेकिन सच बोलने की तरगीब मुझे दे रहा हूं मैं। तैमूर तुमसे कह रहा हूं सच तो बोल लो, सच बोलो कि तुमने नहीं कहा कि 800 अरब की बात कर रहे हो। जहां तक इसका है, इतना झूठ बोलो, ये गोबल्स की पुरानी वह है कि सच का गुमान होने लगे। ये जो बात कर रहे हैं कि 70 साल में इतना बिगाड़ जो इन्हीं ने पैदा किया, पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्हीं ने ये बात तो मानी कि इन्हीं ने बिगाड़ पैदा किया। हम वो 70 साल का बिगाड़ भुगता के उसको दुरुस्त करने के लिए जो कुछ कर रहे हैं, आपको इतना पता होना चाहिए तैमूर बेटा कि जब आप बहुत ज्यादा मकरूज हो जाते हैं और आपके पास आमदनी नहीं होती तो मकरूज कर्जा उतारने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। मैं तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। फिरदौस शमी साहब, तैमूर तालपुर साहब, अली परवेज मलिक साहब हमारे साथ हैं। हुकूमत और अपोजिशन दोनों को एक दूसरे की सच की तलाश है, अपना अपना सच कहने को कोई तैयार नहीं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।